हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा चैप्टर 6 जो आपका वाटर रिसोर्स वाला था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 सेकंड बुक का चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। सेकंड बुक चैप्टर का नेम है खनिज और ऊर्जा संसाधन, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है कि खनिज और ऊर्जा संसाधन है, ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि खनिज क्या होता है कि धरातल या भूगर्भ से खोदकर निकाले जाने वाली वस्तुओं को खनिज है वो कहा जाता है। ठीक है कि धरातल से खोदकर यानी भूमि धरातल को खोदकर भूगर्भ से, भूगर्भ पृथ्वी के अंदर से निकाली जाने वाली वस्तुओं को खनिज है वो कहा जाता है। खनिज प्राकृतिक रूप से मिलने वाले वे कार्बनिक अथवा अकार्बनिक उत्पत्ति वाले पदार्थ हैं कि खनिज है वो प्राकृतिक रूप से मिलने वाले वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी अपनी एक परमाणुीय संरचना यानी उनकी अपनी एक बनावट, ठीक है कि उनकी अपनी एक परमाणुीय संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन यानी फिक्स केमिकल कंपोजिशन तथा भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जिनकी अपनी निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म है वो होते हैं। अब इंग्लिश में हम बात करते हैं तो ए मिनरल इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन कि ए मिनरल्स इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी यानी उनकी अपनी एक निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म है वो होते हैं, उनको खनिज है वो कहा जाता है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मिनरल्स रिसोर्स यानी खनिज संसाधनों के प्रकार। खनिज संसाधनों के प्रकार रासायनिक यानी केमिकल एंड भौतिक विशेषता यानी केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर खनिजों के दो वाइड रूप या दो ग्रुप हैं वो होते हैं। अब जैसे ये डायग्राम देखना आप, ये चार्ट बनाया गया है, इस चार्ट में दिखाया गया है कि मिनरल्स खनिज धात्विक मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक टू पार्ट्स में डिवाइड हुए उनकी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। फिर मेटेलिक को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लोहयुक्त खनिज और अलोहयुक्त खनिज, और अधात्विक खनिज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ईंधन खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है, अब फर्स्ट इसमें हम धात्विक खनिज है उसको डिस्कस करेंगे कि धात्विक खनिज है वो क्या होते हैं यानी मेटेलिक मिनरल्स। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होती है यानी धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिनको गलाने से धातु है वो प्राप्त होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं तो लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, टिन, तांबा, चांदी, सोना व जस्ता इत्यादि ये खनिज आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में मिलते हैं। इन खनिजों से प्राप्त धातुओं को पीटकर या गलाकर विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है कि इन आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में मिलते हैं और इन धात्विक खनिजों को पीटकर या इनको परतदार शेप देकर इनको अलग अलग शेप में ढाला जा सकता है। जैसे इनको एक चादर की शेप दी जा सकती है या इनको इनसे तार है वो बनाए जा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लोहयुक्त खनिज की यानी फेरस मिनरल्स। जिन खनिजों में लोह अंश पाया जाता है उन्हें लोहयुक्त धात्विक खनिज कहा जाता है। लोह एसिड, मैग्नीज, टंगस्टन, निकिल इसके इत्यादि इसके उदाहरण हैं कि फेरस मिनरल्स कि जिनमें लोह की यानी लोहे का अंश है वो पाया जाता है उनको लोहयुक्त खनिज है वो कहा जाता है। जैसे निकल, तांबा, ठीक है, ये लोहयुक्त खनिज के उदाहरण है। फिर आता है आपका अलोहयुक्त खनिज। अलोहयुक्त खनिज वो खनिज होते हैं जिनमें लोहे का अंश है वो नहीं पाया जाता। जैसे टिन, मैग्नीशियम, सीसा, बॉक्साइट अलोहयुक्त खनिज के उदाहरण है। सोना, चांदी, तांबा ये भी अलोहयुक्त खनिज के उदाहरण
है। उसके बाद आता है आपका अधात्विक खनिज, यानी अधात्विक नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अधात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिनमें धातुओं का अंश है वो नहीं पाया जाता। इन खनिजों को पीटकर या दूसरी शेप है वो नहीं दी जा सकती क्योंकि इनमें धातु का अंश है वो नहीं पाया जाता। उत्पत्ति के आधार पर धात्विक खनिज कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब देखो, उत्पत्ति के आधार पर धात्विक खनिज कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जो पौधों और प्राणियों के लंबे समय तक जमीन में दबे रहने से प्राप्त होते हैं, कार्बनिक धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। कोयला और जो प्राकृतिक गैस है वो कार्बनिक धात्विक खनिजों के उदाहरण है क्योंकि ये खनिज है वो लंबे समय तक पौधों और प्राणियों के जमीन में दबे रहने के कारण वो केमिकल रिएक्शंस के कारण ये खनिजों में परिवर्तित हो गए। इनको हम कार्बनिक खनिज है वो कहते हैं। उसके बाद आता है अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति वाले होते हैं। चूना पत्थर, गंधक, जिप्सम, अभ्रक, नमक इत्यादि इस वर्ग के खनिजों के उदाहरण हैं। इस प्रकार के सभी अधात्विक खनिज अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठोस अधात्विक खनिजों को पीटकर नहीं बल्कि काटकर, खुरचकर या तोड़कर विभिन्न आकारों में बदला जा सकता है। अब ये क्या होता है कि अधात्विक खनिज इनको पीटकर या कुरचकर अलग पीटकर इनको दूसरी शेप है वो नहीं दी जाती, इनको काटकर ही ये दूसरी शेप में है वो बदला जा सकता है। अब देखो, भारत में खनिज संसाधनों की छानबीन या पता लगाने वाली जो संस्थाएं हैं कि वो कहाँ खनिज है वो कितनी कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, वो इस प्रकार हैं। पहली आती है आपकी GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सेकंड है आपकी ONGC, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। थर्ड है आपकी MECL मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर है आपकी NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसके बाद है आपकी IBM इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। फिर BGML भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये संस्थाएं हैं, ये भारत में खनिज संसाधनों का पता लगाती हैं, उनकी छानबीन करती हैं कि कहाँ खनिज संसाधन में उपलब्ध है और कितनी क्वांटिटी में है ये उपलब्ध है। इसके बाद आता है कि खनिजों की विशेषताएं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। प्रत्येक खनिज दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों से मिलकर बनता है। कि प्राय कोई भी जो खनिज है वो दो या दो से अधिक जो रासायनिक तत्व हैं उनसे मिलकर बनता है। उदाहरण के तौर पर क्वार्टज सिलिकॉन व ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जो क्वार्टज है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। सेकंड है कुछ खनिज एक ही तत्व से बने हुए पाए जाते हैं, यानी कुछ खनिज है वो एक ही एलिमेंट से उनकी फॉर्मेशन है वो होती है, जैसे सोना और चांदी ये एक ही एलिमेंट से बनने वाले खनिज हैं। अधिकांश खनिज ठोस, सॉलिड, जड़, अजैव इनऑर्गेनिक अथवा अकार्बनिक होते हैं। केवल कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ हैं। कोयला और पेट्रोलियम जैसी जो खनिज है यही सिर्फ कार्बनिक पदार्थ हैं जो ठोस, तरल एवं गैस के रूप में पाए जाते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ जो मैग्मा पाया जाता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा है वो सभी खनिजों के निर्माण का मूल स्रोत है। खनिजों का निर्माण है वो मैग्मा से ही होता है। खनिज पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित हैं। अब जो खनिज है वो पृथ्वी के ऊपर असमान रूप से वितरित हैं। कई खनिज है वो ज्यादा पाए जाते हैं, कई खनिज है वो कम पाए जाते हैं। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो उत्तरी भारत का जो मैदान है वो खनिज रहित है क्योंकि वहां पर खनिज है वो नहीं पाए जाते। और इसके कंपैरिजन में अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो खनिजों का धनी है, वहां पर खनिज है वो अत्यधिक क्वांटिटी में पाए जाते हैं। खनिजों का नवीकरण हमारी जरूरतों के हिसाब से नहीं हो पाता कि जिस हिसाब से हमारी जरूरतें हैं उसी हिसाब से खनिजों का जो नवीकरण है
यानी रिन्यूएबल है वो नहीं हो पाता, क्योंकि इनका निर्माण भूगर्भिक प्रक्रियाओं द्वारा लाखों वर्षों में होता है। और इन खनिजों का जो निर्माण होता है वो जियोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं उनके द्वारा लाखों करोड़ों वर्षों में खनिजों का निर्माण है वो होता है। खनिजों की मात्रा व गुण में ऋणात्मक सहसंबंध यानी नेगेटिव कोरिलेशन है वो पाया जाता है। खनिजों की मात्रा और गुण में क्या होता है कि नेगेटिव कोरिलेशन है वो पाया जाता है। मूल्यवान जो खनिज हैं यानी जो महंगे खनिज हैं वो कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसके विपरीत जो कम मूल्यवान खनिज होते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में और विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये खनिजों की सामान्य जो विशेषताएं थी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भारत में खनिजों का वितरण। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि भारत में खनिजों का वितरण। भारत में जो खनिजों का वितरण है वो बहुत ही असमान रूप से पाया जाता है। कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं जहां पर अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां बिल्कुल भी खनिज है वो पाए जाते हैं। भारत है क्या है, खनिज संसाधनों के मामले में एक धनी देश है, क्योंकि खनिज यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में है वो पाए जाते हैं। अब हम खनिजों के भौगोलिक वितरण यानी कि खनिजों का भौगोलिक वितरण की बात करते हैं। खनिज हमेशा कुछ निश्चित भूगर्भिक संरचना जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होती हैं कि कुछ निश्चित भूगर्भिक संरचनाएं जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में ही मिलते हैं। और ऐसी संरचनाएं कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं कि ऐसे खनिज होते हैं वो कुछ निश्चित जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस वाली जो संरचनाएं होती हैं उनमें पाए जाते हैं। और ऐसी जो संरचनाएं होती हैं वो कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। ऐसी संरचनाएं देश के हर क्षेत्र में नहीं पाई जाती। इसलिए देश में खनिजों और खनिज ईंधनों का वितरण अत्यधिक असमान है। इसलिए देश में जो खनिज है और खनिज का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत ही असमान है। अब भारत में हम लौह अयस्क की बात करते हैं। लौह अयस्क और मैग्नीज के भंडार प्री कैम्ब्रियन, ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है कि लौह अयस्क और मैग्नीज के भंडार प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के धारवाड़ यानी सेल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस की बात हो रही है यहाँ पर कि चट्टानों के धारवाड़ समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, तांबा सीसा और जस्ता की शिराएं धारवाड़ सेल समूह की अरावली श्रेणी में पाई जाती हैं। यानी धारवाड़ जो सेल समूह है यानी जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशंस है, धारवाड़ सेल समूह यानी रॉक्स हैं, उनकी अरावली श्रेणी में पाई जाती हैं। धात्विक खनिजों के भंडार धारवाड़ और कडप्पा। ठीक है, धात्विक खनिजों के भंडार धारवाड़ और कडप्पा, धातु खनिज जिसमें धातु के अंश हैं वो पाए जाते हैं। धारवाड़ और कडप्पा के रवेदार सेल समूहों में पाए जाते हैं। देश का लगभग 97% कोयला, कि देश का लगभग 97% कोयला दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों के बेसिन में संचित है। यानी एज ए भंडार वो वहां पर रिजर्व है कि दामोदर, सोन और महानदी और गोदावरी नदियों के जो बेसिन है उनमें वो संचित है। यानी 97% कोयला है वो इन 4 नदी बेसिनों में संचित है। चूने का पत्थर, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट और डोलोमाइट इत्यादि कडप्पा और ऊपरी विंध्यन श्रेणी सेल समूहों में पाए जाते हैं। यानी ये ऊपरी विंध्यन जो सेल समूह है इनमें ये खनिज वो पाए जाते हैं। पेट्रोलियम टर्सरी सेलों में पाया जाता है। इसके भंडार असम, गुजरात और मुंबई अपतटीय मींस ऑफ शोर। ठीक है, अपतटीय असम, गुजरात, मुंबई के अपतटीय क्षेत्र के अवसादी बेसिनों में पाए जाते हैं। कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिनों में तेल व गैस के नए भंडारों का पता चला है कि तेल और गैस के कृष्णा और गोदावरी के जो नदी बेसिन हैं उनमें तेल और गैस के जो भंडार पाए जाते हैं उनका पता चला है। भारत के अधिकांश प्रमुख खनिज मंगलौर को कानपुर से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि खनिजों का भौगोलिक विस्तरण यानी खनिजों का भौगोलिक वितरण। भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। इनमें से केवल 30 खनिज ही आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।
कि भारत में लगभग 100 खनिज हैं वो पाए जाते हैं, और भारत की नहीं, अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो 2000 प्रकार के खनिजों की पहचान है वो की जा चुकी है। लेकिन भारत में क्या है कि 100 प्रकार के जो खनिज है वो पाए जाते हैं। इनमें से जो 30 खनिज है वो ही उपयोगी खनिज, उपयोग 30, इनमें से केवल 30 खनिज ही आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ खनिज तो भारत में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। कि औद्योगिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण खनिज है वो तो भारत में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में खनिजों की जो पेटियां हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहली पेटी आती है उत्तर पूर्वी पठार, दूसरी पेटी है दक्षिणी पश्चिमी पठार, और तीसरी पेटी है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी पठार, इस पेटी में 3 क्षेत्र आते हैं, छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार और पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार। यहाँ धातु उद्योग का काम आने वाले अनेक प्रकार के खनिज व्यापक रूप से पाए जाते हैं। इनमें उत्तम कोटि के लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट के भंडार उल्लेखनीय है। इस पेटी में तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलिमेनाइट और फास्फेट आदि के भंडार भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में स्थित दामोदर घाटी और छत्तीसगढ़ में कोयला भंडारों ने देश को के भारी उद्योगों की स्थापना और विकास में योगदान है वो दिया है। भारत में अधिकतर लौह इस्पात एवं एल्यूमिनियम संयंत्र इसी पेटी में स्थित है। कि क्या है कि कोयला ने देश में भारी उद्योगों का विकास होने में, क्योंकि कोयला है वो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए कोयले ने देश में भारी उद्योगों की स्थापना एक महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया है। ठीक है, ये उत्तर पूर्वी जो पेटी है, इस पेटी में ही देश में जो भारी उद्योग हैं वो पाए जाते हैं। दूसरी पेटी आती है आपकी दक्षिणी पश्चिमी पठार। इस खनिज पेटी का विस्तार कर्नाटक के पठार और निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर है। धात्विक खनिजों में संपन्न इस पेटी में मुख्यतः लौह अयस्क, मैंगनीज और बॉक्साइट पाए जाते हैं। यहाँ कुछ अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, लेकिन लिग्नाइट को छोड़कर कोयले और शक्ति के अन्य संसाधनों के अभाव में इस पेटी में भारी उद्योगों का विकास नहीं हो सका है। कि दक्षिण पश्चिमी जो पेटी है इसमें कोयले की कमी पाई जाती है, इस कारण इस पेटी में जो भारी उद्योग हैं उनका विकास है वो नहीं हो सका है। लेकिन इस पेटी में जो धात्विक खनिज हैं वो पाए जाते हैं। थर्ड पेटी है आपकी उत्तर पश्चिमी प्रदेश। इस खनिज पेटी का विस्तार गुजरात में खंबात की खाड़ी से लेकर राजस्थान की अरावली श्रेणी तक है। धारवाड़ क्रम की इन चट्टानों में तांबा और जस्ता प्रमुखता से पाए जाते हैं। कि ये जो पेटी है ये धारवाड़ क्रम की पेटी है, और इस पेटी में तांबा और जस्ता है वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यह पेटी लौह धातुओं के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान इमारती पत्थरों, बलवा पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी में समृद्ध है। गुजरात में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान और गुजरात नमक के स्रोतों के लिए विख्यात हैं। यहाँ अन्य खनिजों के भंडार कम और बिखरे हुए मिलते हैं। अब जो राजस्थान और गुजरात है वो नमक के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, और जो अन्य खनिज है वो यहाँ पर कम मात्रा में और बिखरे हुए वो मिलते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से बाहर भी कहीं कहीं खनिज पाए जाते हैं। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी जैसे असम पेट्रोलियम उत्पादन के लिए विख्यात है। अब जो असम है वो पेट्रोलियम यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है उससे ऊपरी क्षेत्र में भी खनिज है वो पाए जाते हैं। असम है वो प्रायद्वीप पेट्रोलियम के लिए विख्यात है, और भारत के जो पुराने तेल के कुएं हैं जिसे डिगबोई, ठीक है, नहर काटिया, ये असम में ही स्थित हैं। जैसे केरल की हम बात करते हैं, केरल में भारी खनिज बालू के विशाल जमाव हैं। हिमालय के पूर्वी और पश्चिमी भागों में तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और टंगस्टन पाए जाते हैं। कि हिमालय के पूर्वी भागों में तांबा, सीसा, जस्ता और जो कोबाल्ट है वो पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में खनिजों का जो वितरण है वो बहुत ही असमान है। लेकिन भारत की ये जो पेटी है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, इसमें खनिज है वो बहुतायत में पाए जाते